नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी भाषा में शोध की दशा व दिशा। तो आइए जानते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करें, जो शिक्षा है ये क्या है? ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति औपचारिक और अनौपचारिक साधनों से शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा व्यक्ति की प्रकृति तथा जो प्रदत्त शक्तियों का विकास करती है, यानी जो उसके पास पहले से शक्ति है, ज्ञान है, उसका विकास किसके माध्यम से होता है? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के इस योगदान के कारण समाज में उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाज के बदलते स्वरूप के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक संभावनाएं और समस्याएं जन्म ले रही है। इन संभावनाओं और समस्याओं की खोज तथा समाधान शैक्षिक अनुसंधानों के द्वारा ही संभव है। इन संभावनाओं को निष्कर्ष पर ले जाना क्या कहलाता है? शोध के चरण है। शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में उठने वाले प्रश्नों में निहित क्यों और कैसे को खोजने, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। और अनुसंधान के या शोध के द्वारा ही सिद्धांतों की खोज तथा पुराने सिद्धांतों की समीक्षा भी संभव है। ये आप किस में लिखेंगे? ये आप भूमिका में लिखेंगे। हिंदी के क्षेत्र में कुछ अनुसंधान या शोध ने हिंदी भाषा के स्तर को ऊंचा खोजों की सहायता से ही, खोज के से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? शोध की सहायता से ही हिंदी काल को क्रमबद्ध किया जा सकता है। संरक्षण को पाया है, यानी जो संरक्षण हिंदी को मिल रहा है वो किसके कारण? अनुसंधान या शोध के कारण ही मिला है। शोध के कारण ही हिंदी के क्षेत्र में निरंतर विकास हुआ तथा हिंदी के क्षेत्र में नई खोजें भी हुई। इन भाषा के क्षेत्र में शोध के कारण ही भाषाओं को देखने को मिल रहा है, यानी जो विकास हो रहा है इन भाषा क्षेत्रों में, जो विकास है विकास किसके कारण? शोध के कारण ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि शोध का स्वरूप क्या है। देखिए, शोध शब्द का जो वास्तविक स्वरूप या अर्थ है वो क्या है? सत्य की खोज के लिए व्यवस्थित प्रयत्न करना या प्राप्त ज्ञान की परीक्षा के लिए व्यवस्थित प्रयत्न करना भी क्या कहलाता है? शोध कहलाता है। यानी कोई भी हमारे सामने वस्तु है या तथ्य है या कोई भी हमारे पास लेख है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसकी सत्यता खोजने के लिए व्यवस्थित का मतलब क्या है? क्रमबद्ध तरीके से हम प्रयास करते हैं, या फिर जो हमारे पास प्राप्त ज्ञान है उसकी सच्चाई को जानने के लिए, उसकी परीक्षा के लिए व्यवस्थित तरीके से प्रयत्न करना भी क्या कहलाता है? शोध कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा सत्य की खोज करना, प्राप्त ज्ञान की परीक्षा करना या ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करना ही क्या है? शोध है। देखिए, यहाँ पर शोध का मतलब ढूंढना। हम किस में ढूंढेंगे? जो हमारे पास पहले से है उसमें ढूंढना। तथ्यों का अवलोकन करके कार्य कारण संबंध ज्ञात करना ही क्या है? अनुसंधान या शोध की प्रमुख प्रक्रिया है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कबीर की कोई प्रतिलिपि मिल जाती है, कबीर की रचनाओं की कोई प्रतिलिपि मिल जाती है, तब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे वो कब की रचना है, किस भाषा में लिखी गई है, क्योंकि कबीर खुद पढ़े लिखे नहीं थे, तो किसके द्वारा लिखी गई है? क्या उस समय काल की है या बाद में किसी के द्वारा लिखी गई है? तो हम अलग अलग तरीके से हमारे पास जो रचना होगी, जो ग्रंथ होगा, उसका अलग अलग तथ्यों के आधार पर हम उस पर शोध करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं परिभाषा की। शोध की क्या परिभाषा है या अनुसंधान की क्या परिभाषा है? सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र को देखते हैं। ये क्या कहते हैं कि किसी लक्ष्य को सामने रखकर दिशा विशेष में, यानी एक विशेष दिशा होती है जब हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, आगे बढ़ना और किसी तथ्य का परीक्षण करना ही क्या है? अनुसंधान या शोध है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय कहते हैं कि कोई भी साहित्यिक सत्य जब परिष्कृत, प्रमाणित, संदेह रहित और तथ्यपूर्ण होकर सामने आता है, यानी शुद्ध होकर, प्रमाण हमारे पास हो और उस पर कोई शंका ना हो, ऐसा तथ्य जब हमारे पास आता है तब वह क्या है? परिणाम बनता है। किसका? शोध का।
डॉक्टर विनय मोहन शर्मा कहते हैं कि शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उसकी तर्क सम्मत व्याख्या भी है। हम केवल तथ्य नहीं ढूंढते, यानी नए तथ्य नहीं ढूंढते, बल्कि उसको व्याख्यायित भी करते हैं, उसकी वास्तविकता भी सामने लाते हैं शोध या अनुसंधान के अंतर्गत। यहाँ पर और भी पाश्चात्य विचारकों की भी परिभाषाएं हैं, वो आपकी पुस्तक में होंगी। आपको जो आसानी से याद हो वो परिभाषा आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि हिंदी शोध के आयाम या पक्ष क्या है। देखिए, हिंदी शोध क्षेत्र की बात करें तो हिंदी शोध क्षेत्र आज बहुमुखी और बहुआयामी हो गया है। जहां हिंदी आधुनिक विद्वान शास्त्रों तथा कलाओं को छू रही है, वहीं दूसरी ओर निरंतर इसका विस्तार भी हो रहा है। कहां कहां, जैसे हिंदी के क्षेत्र में व्याकरण, भाषा विज्ञान, जो बोलियां हैं उनके परिप्रेक्ष्य में तथा लोक साहित्य के अनेक दायरे हिंदी के शोध में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं या निश्चित कर रहे हैं। आज का युग कौन सा है? बौद्धिक युग है। तो बौद्धिक युग की प्रगति, जैसे जैसे विकास हो रहा है, उसके साथ साथ साहित्य के युग में भी विकास होगा, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे साहित्य भी विकसित होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से साहित्य के मनोवैज्ञानिक, शैली वैज्ञानिक, राजनीतिक या औद्योगिक पक्षों को भी शोध में उजागर किया गया है। यानी साहित्य का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परे हो। समाजशास्त्रीय शोध में मध्य वर्ग, यानी जब हम समाज की बात करते हैं उसमें प्रत्येक वर्ग, चाहे वो मध्य वर्ग है, चाहे वो उच्च वर्ग है, या समाज में जो समस्याएं आ रही है, जैसे आपसी संबंधों का विघटन है, नारी संबंधी जो विचार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे पर्व और उत्सव है, या जीवन में जो आजकल द्वंद्व दिखाई दे रहा है, युवा वर्ग में जो आक्रोश का भाव है, यौन में विकार जो आ रहे हैं, ना जाने कितने ही विषय है जो शोध के अंतर्गत आते हैं या इस पर साहित्यिक कार्य किए जा रहे हैं। यानी ये सब विषय क्या है? साहित्य के अंतर्गत शोध के विषय हैं। सांस्कृतिक शोध मानव मूल्य का विषय उठा रहे हैं। शोध अध्ययन की धारा को बांधा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये धारा बह रही है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हिंदी में शोध कार्य किस किस क्षेत्र में किया जा सकता है, तो ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। समय के साथ साथ जैसे जो जो विषय उसमें शामिल होते जाते हैं, आज साहित्य की किसी भी विधा में श्रृंगार, वीर, करुण, वात्सल्य, हास्य, व्यंग्य सभी में शोध कार्य किए जा रहे हैं। चाहे किसी ने श्रृंगार रस में रचना की है, चाहे कहीं पर वीर रस व्याप्त है, या कोई करुण रस में रचित रचना है, यानी कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हिंदी के अंतर्गत, शोध के अंतर्गत नहीं आता। अनुदित, तुलनात्मक या प्रवृत्ति, यानी उसकी विशेषताओं के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। किसके द्वारा, किसका है, किसके द्वारा अनुदित किया गया है, उसकी तुलना की जा रही है, उसकी विशेषताओं के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। आज हिंदी साहित्य शोध से छूटा कोई भी क्षेत्र नहीं रह गया, यानी शोध से परे हिंदी में कोई भी क्षेत्र नहीं है। सभी क्षेत्रों में हिंदी शोध अपना स्थान बना रहा है। हिंदी भाषा के माध्यम से हम हिंदी साहित्य का उसके प्रत्येक अंग का हम क्या कर रहे हैं? शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। हिंदी साहित्य आज बहुपक्षीय हो गया है, सहज ही नए आयामों की खोज और स्थापना कर रहा है। अध्ययन और शोध धारणाएं, सृजन की पूर्व दिशाएं एवं अतीत की जो परिस्थितियां हैं उनमें अब समय के साथ बदलाव आ रहा है, क्योंकि समय कौन सा है? विज्ञान का समय है, तो उसके अनुसार साहित्य में भी और शोध के क्षेत्र में भी बदलाव आ रहा है। वर्तमान में हिंदी पुरातनता को समेटे हुए जटिल और नवीन विविध विषयों को अंगीकार कर रही है। हिंदी ने अपनी प्राचीनता को खोया नहीं है, बल्कि उसको भी सम्मानित किया हुआ है। इसके साथ साथ जो नवीन विविध विषय हैं उनको भी उसने अपना लिया है। आज साहित्य में बदलते हुए जीवन मूल्य, नैतिक जो मान है हमारे, यानी नैतिक मूल्य है, अस्तित्व की खोज में भटकता हुआ जो मानव है, दुविधाग्रस्त या द्वंद्व में अंतर संघर्ष करते हुए जो व्यक्ति विशेष हैं हमारे समाज के, या भीड़ में भी जो अकेलेपन के बोझ से आतंकित जिंदगियों और टूटते संबंधों के पारावार में बेपतवार नौका की डगमगाती उमंगों से सजग चित्र सृजन के नवीन आयाम ही तो है। यानी इन सभी समस्याओं को आप सहज सरल तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, हिंदी भाषा के शोध से संबंधित ये प्रश्न है, तो इस प्रकार थोड़े से भारी भरकम शब्द यहाँ देना बनते हैं। लेकिन आपको अगर थोड़ा भारी भरकम लगता है तो आप जैसे जैसे मैं सरल तरीके से बोल रही हूँ उसी सरल तरीके से आप इसे पेपर में लिख सकते हैं। बहुत ही सहज ही क्षेत्र
में परिप्रेक्ष्य में शोध जन्म लेगा और वहां नए आयाम जुड़ेंगे। यानी बहुत आसानी से प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक क्षेत्र को शोध के अंतर्गत लाया जा सकता है। हिंदी साहित्य में शोध के आयामों में भाषा बोली संबंधी अध्ययन, व्याकरण संबंधी अध्ययन, संरचना जो हिंदी भाषा की है उस पर अध्ययन, भाषा के विज्ञान संबंधी अध्ययन, शैली विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, रस अलंकार जैसे विषय अपनाए जा रहे हैं। प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य पर भी शोध किए जा रहे हैं। अज्ञात रचनाओं की खोज, उनका पाठ्यलोचन और पाठ्यलोचन शोध का नया आयाम कहा जा सकता है। यानी जिन रचनाओं को अब तक हमने नहीं जाना, उन रचनाओं को ढूंढकर भी उन पर शोध कार्य किए जा रहे हैं। तो इस तरह हम अगर कहें तो हिंदी के क्षेत्र में या हिंदी के जो शोध के क्षेत्र में आयाम है वो बहुपक्षीय हैं। स्वतंत्रता के बाद अगर देखें 1948 ईस्वी में हिंदी शोध का विस्तार काल शुरू होता है। उससे पहले भी शोध कार्य हुए, लेकिन ये वो शोध कार्य का समय है जब इसमें विस्तार प्रारंभ हो गया। आजादी के बाद भारतीयों में अध्ययन अध्यापन की अभिरुचि का निर्माण हुआ। हिंदी राष्ट्रीय भाषा बनने की ओर बढ़ी तो हिंदी के क्षेत्र में शोध छात्राओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं कह सकते। बहुत से हिंदू विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जैसे पटना और प्रयाग विश्वविद्यालय। यहाँ पर भी विशेष रूप से अध्ययन के अंतर्गत जो MA का अध्ययन है उसमें एक प्रश्न पत्र के रूप में शोध को शामिल किया गया। इस काल में ही अंतर्विद्यायी शोध कार्यों का शुभारंभ भी हुआ और अंतर्विद्यायी शोध को 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ, जैसे हिंदी साहित्य अनुसंधान और हिंदी भाषा अनुसंधान। तो इस तरह से 2 भागों में इसको बांट लिया गया। एक तो साहित्य के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो अनुसंधान चल रहे हैं, शोध चल रहा है, और दूसरा हिंदी भाषा में जो शोध कार्य किया जा रहा है। हिंदी साहित्य अनुसंधान को साहित्य तत्वों, प्रवृत्ति, प्रभावों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। हिंदी भाषा अनुसंधान के 5 अंग हैं, जैसे ध्वनि क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, रूप क्या है, वाक्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, इन सब पर भाषा में अनुसंधान हो रहा है। हिंदी साहित्य तथा भाषा का वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय आधार पर शोध कार्य किया जा सकता है। इस शोध में अगर देखें तो भाषा वैज्ञानिक, समाज भाषा वैज्ञानिक तथा राजनीतिक भाषा वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए उपयुक्त स्थान है। यानी इन क्षेत्रों में शोध कार्य किया जा सकता है। इसी अवधि में काव्य शास्त्रीय, जीवन वृत्तीय, प्रभावपरक, संस्कृति, शैली विज्ञान आदि शोध कार्यों का आरंभ भी हो गया है। यानी इन सब को भी शोध का आधार माना जा रहा है। प्रवृत्तिपरक यानी उसकी विशेषताओं के आधार पर जो भी रचना है, काव्य शास्त्र के आधार पर, जीवन वृत्त अगर किसी का है उसके आधार पर, या समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके आधार पर, हमारी सांस्कृतिक विरासत के आधार पर और लिखने के तरीके के आधार पर भी शोध कार्य हो रहा है। अगर उसमें कोई खासियत है, विशेषता है, उसके आधार पर, किसी व्यक्ति विशेष की कोई रचना है उससे संबंधित, समाज के आधार पर, देखिए समाज के विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न तत्व हैं, उसके आधार पर, मनोवैज्ञानिक तत्वों के आधार पर, या किसी विशेष साहित्यकार को आधार बनाकर रचनाओं के संबंध में भी शोध कार्य हो रहे हैं। यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो अछूता है शोध कार्य से। अब यहाँ पर बात करें कि हिंदी शोध की उपलब्धियां क्या है, यानी हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत जो शोध कार्य हो रहे हैं उसमें क्या क्या उपलब्धि हमने प्राप्त की है। हिंदी शोध क्षेत्र के अंतर्गत आजादी से पूर्व जो शोध प्रबंध है उनकी संख्या काफी कम मिलती है, लेकिन 1947 और 48 के बाद हिंदी शोध के क्षेत्र में विकास बहुत तेज गति से देखने को मिलता है। 1000 वर्षों के लंबे काल के हिंदी साहित्य को मात्र 70 वर्षों में हम पूरा नहीं कर सकते। यही कारण है कि 1947 के बाद विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग में शोधार्थियों की काफी भरमार है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रोज शोध ग्रंथ तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी हिंदी शोध क्षेत्र नित नवीन और ताजगी भरा है, यानी इसमें निरंतर विकास हो रहा है। हिंदी के क्षेत्र में शोध कार्य 70 से 75 वर्षों से शुरू हुआ है, इसीलिए इसमें इतने व्यापक स्तर पर शोध कार्य होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि इसको पहले शोध के अंतर्गत नहीं रखा गया। अन्य भाषा के स्थान पर हिंदी भारतीय भाषा होने के कारण इसमें अनेक सुविधाएं प्राप्त है। इसीलिए भारतीय विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य को अपना शोध क्षेत्र चयनित करना अधिक सुविधाजनक प्राप्त होता है, क्योंकि ये हमारी अपने देश की अपनी भाषा है,
तो इसमें शोध करना, रचनाओं पर शोध करना, यहाँ के लेखकों पर शोध करना थोड़ा आसान प्रतीत होता है। इसी में देखते हैं कि हिंदी शोध के अंतर्गत उसकी क्या सीमाएं हैं। देखिए, शोध के आकार का नियमन विषय निर्वाचन की प्रकृति तथा प्राकार्यता पर निर्भर करता है। शोध का आकार क्या है, किस आधार पर, किस विषय के, उसका विषय का चुनाव कैसे किया गया है और उसको शोध की प्रकृति किस प्रकार की है, इन सब पर शोध निर्भर करता है। शोध का विषय साहित्यिक है तो उसका आकार बहुत बड़ा होगा। विषय अगर काव्य शास्त्र से जुड़ा है, पाठ के अनुसंधान से जुड़ा है या भाषा विज्ञान से अगर जुड़ा है तो उसका आकार छोटा होगा। हिंदी शोध में लिंग विधान का विस्तृत होगा, यानी लिंग विधान के आधार पर देखिए उसका विस्तार होना निश्चित है। शोध की शैली वैज्ञानिक होनी चाहिए। जो शोध की अलग अलग पद्धतियां हैं, तकनीक है, शैली है, वो किस पर आधारित हो, विज्ञान पर आधारित हो। शोध समय, काल और लेखक ये निर्धारित होना चाहिए, किस समय को आधार बनाया गया है, कौन सा काल है और उसका लेखक कौन है, ये सब बातें भी पहले से निश्चित होनी चाहिए। शोध में प्रमाणित तथ्यों को ही मान्यता होती है, यहाँ पर कल्पना कार्य नहीं करती। शोध में कोई भी कल्पना का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये काल्पनिक नहीं है, इसमें प्रमाणिक तथ्यों का ही समावेश किया जाता है। तो ये सब शोध की सीमाएं हैं और इनको ध्यान में रखकर ही कोई शोध कार्य संपन्न किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अंत में निष्कर्ष की। देखिए, हिंदी भाषा में शोध इतनी ज्यादा संख्या में हो चुका है कि इस शोध कार्य में नित्य हिंदी भाषा का विस्तार हो रहा है, क्योंकि जब नई नई खोज होगी, नई नई अनुसंधान होंगे तो निश्चित है कि उस भाषा का विस्तार भी होगा। लेकिन अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर शोध कार्य किया जाना बाकी है। कुछ विषय क्षेत्र ऐसे हैं जो नए शोधार्थियों की राह देख रहे हैं, यानी अभी तक उन पर कार्य नहीं हुआ है। लेकिन रोज नए शोधों के कारण हिंदी भाषा नित्य नवीन होती जा रही है, यानी उसमें नयापन आता जा रहा है। शोध के विषयों के साथ उसकी सीमाएं भी निर्धारित करना बहुत जरूरी है। किस लिए हमें सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए, ताकि जो शोध कार्य है वो एक परिपाटी में चले, एक क्रमबद्धता उसमें हो, उसमें उबाऊपन ना हो और वो बिखरा हुआ ना लगे। यानी अगर वो सीमाएं हम निर्धारित करेंगे तो एक निश्चित क्रम से हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हमारा जो शोध है वो उच्च श्रेणी का हो पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।